चलिए, तो वेव्स वाले चैप्टर में हम लोग पिछले क्लास में रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। तो ऐसे बात कर रहे थे हम लोग कि अगर ये कोई बाउंड्री है दो मीडियम के बीच की, इधर वाले मीडियम में वेव का स्पीड v1 है, इधर v2, तो वेव जब जाएगी, मान लो a1 एम्पलीट्यूड की इंसिडेंट वेव है या ai एम्पलीट्यूड की इंसिडेंट वेव है, तो रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड कितना कितना होगा, इसके लिए फॉर्मूला लिखे थे हम लोग। तो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड होता था AR इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1 टाइम्स AI इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड, और ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड होता था 2V2 अपॉन V1 प्लस V2 टाइम्स AI। यहां तक बात हम लोग पिछले क्लास में किए थे। हाँ, तो यहां तक बात हुई थी। अब थोड़ा इसमें और बात आगे बढ़ाते हैं, इसमें और डिस्कशन करते हैं। देखिए होता क्या है कि AR जो है, ये जो इक्वेशन है कि रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड इतना होगा, तो रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है AR, वो देखो जीरो कब होगा, ये टर्म जीरो कब होगा, ये जीरो तब होगा जब V1 और V2 बराबर हो जाए। V1 और V2 बराबर हो जाएंगे अगर, तो इसका मतलब दोनों तरफ सेम मीडियम है। V के बेसिस पे ही तो डिसाइड किए थे हम लोग कि हाँ अब यहां से मीडियम बदल गया, क्योंकि V बदल गया तो इसका मतलब मीडियम बदल गया। तो इसका मतलब V1 V2 सेम है तो सेम मीडियम हो ही गया। तो रिफ्लेक्शन तब जीरो होगा, रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड तब जीरो होगा अगर मीडियम ना बदले। मतलब इसका ये हुआ, उल्टा बोले कि अगर यहां पर एक मीडियम बाउंड्री है, मतलब अगर यहां से बाद मीडियम बदल रहा है, तो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड जीरो नहीं हो सकता, है ना। वेव रिफ्लेक्ट जरूर होगी अगर इफ देयर इज अ मीडियम बाउंड्री, है ना। हाँ, ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड, ये टर्म देखो कब जीरो होगा, V2 जीरो हो जाए, V1 नॉन जीरो है, मतलब यहां तो वेव चल के आई थी, लेकिन V2 अगर जीरो हो जाए, अगला मीडियम ऐसा हो जाए जिसमें वेव ना चल पाए, तो V2 जीरो हो जाए तो ट्रांसमिशन नहीं होगा, है ना। जैसे मान लो एक एग्जांपल बताएं कि मान लीजिए कि वैक्यूम है बाहर और ये एक रॉड है जिसमें साउंड वेव भेजी जाए, यहां से साउंड वेव भेज दिए, तो वेव आगे बढ़ रही है, यहां से यहां तक तो गई, मीडियम है यहां तक, लेकिन यहां से आगे नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि आगे वैक्यूम है, वैक्यूम में साउंड नहीं चल सकता। तो ये तो हो सकता है कि ट्रांसमिशन जीरो हो जाए, V2 जीरो हो जाए, मतलब कि बाउंड्री से हिट करके पूरा का पूरा वेव वापस आ जाए, आगे एनर्जी ट्रांसफर ना हो, अगले मीडियम में एनर्जी ना घुसे, पूरा एनर्जी इसी मीडियम में वापस आ जाए, ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि रिफ्लेक्शन ना हो, मतलब रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड जीरो नहीं हो सकता, है ना। तो ये एक हर वेव के लिए ये एक रूल है, एक लॉ है कि कभी भी रिफ्लेक्शन 100% रिफ्लेक्शन जीरो कभी नहीं हो सकता, मतलब 100% ट्रांसमिशन हो जाए वेव का, रिफ्लेक्शन बिल्कुल ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, है ना। हाँ, ट्रांसमिशन ना हो ये हो सकता है, 100% रिफ्लेक्शन हो जाए ये हो सकता है, और ये सही भी है, ये बढ़िया बात है, देखो अच्छी बात है, क्यों होना चाहिए। जैसे कि कोई कहे कि लाइट की अगर बात करें तो वाटर तो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम को मतलब लाइट उसमें एंटर कर जाएगी, है कि नहीं। लेकिन अगर सोचो कि यहाँ वाटर हो, मान लो कोई कंटेनर ही है, मान लो कोई ग्लास है उसमें वाटर है, और लाइट इधर से गिरे और 100% ट्रांसमिशन हो जाए, मतलब रिफ्लेक्ट ना करे, तो अगर उसके सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो सरफेस दिखाई नहीं देगा। कोई चीज हमको तब दिखती है जब वहां से रिफ्लेक्ट होकर लाइट हमारे आंख पे आती है। तो अगर ग्लास में पानी है और अगर रिफ्लेक्शन ना हो, 100% ट्रांसमिशन हो जाए, तो पानी का सरफेस हमको दिखेगा ही नहीं, है ना, सरफेस पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो क्या कभी पता ही नहीं चलेगा ग्लास में पानी है कि नहीं है, सरफेस दिखेगा ही नहीं, है ना। ऐसा नहीं होता, कभी रिफ्लेक्शन जरूर होता है, ट्रांसमिशन ना हो चलेगा, वो होता है कभी कभी, लेकिन रिफ्लेक्शन जीरो हो ऐसा नहीं होता कभी, रिफ्लेक्शन हमेशा होता है। चलिए सर, ये एक बात हुई, है ना। और देखिए एक बात बताते हैं, अगर इस फॉर्मूले में V1 V2 से बड़ा हो जाए, V1 अगर V2 से बड़ा हो जाए, V1 V2 से बड़ा मतलब
इसमें वेव का स्पीड ज्यादा है, इसमें वेव का स्पीड कम है। मतलब कि ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हुए अगर रिफ्लेक्शन होता है, मतलब V1 बड़ा है V2, तो ये चीज नेगेटिव आ जाएगा, तो AR तो नेगेटिव आ जाएगा। एम्पलीट्यूड कभी नेगेटिव तो हम लोग लिखते नहीं थे आज तक। एम्पलीट्यूड तो जितना है, जैसे किसी का कोई वेव का एम्पलीट्यूड है 5 सेंटीमीटर, किसी का 10 सेंटीमीटर, अब -5 सेंटीमीटर है एम्पलीट्यूड, इसका कोई सेंस नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं होता। एम्पलीट्यूड तो मैग्नीट्यूड होगा ना, कि मैक्सिमम मीन पोजीशन से कितना दूर तक गया, दैट वो मैग्नीट्यूड को एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो माइनस का क्या मतलब, नहीं, इसका एक सेंस है। देखो क्या, हम लोग इसका रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन जो लिखे थे, रिफ्लेक्टेड वेव इज इक्वल टू लिखे थे AR साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी प्लस एक्स बाई V1। फिर से लिखते रहे, तो y था AR साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी प्लस एक्स बाई V1, ऐसा था, है ना। अब ये अगर आ गया नेगेटिव, तो उसका मतलब हुआ, मान लो यार इसका वैल्यू आ गया -2, तो यहां लिखा हुआ है -2 साइन ऑफ इतना, मतलब 2 टाइम्स साइन ऑफ, माइनस को अंदर ले जाए, साइन ऑफ एंगल कोई है और प्लस पाई विल बी माइनस साइन थीटा, है ना। साइन ऑफ थीटा प्लस पाई इज माइनस साइन थीटा। तो क्या हो गया इसका मतलब इक्वेशन, वो 2 टाइम्स साइन ऑफ ये एंगल प्लस पाई, है कि नहीं। मान लो कि ये जो बाउंड्री है, ये इसी को हम x इक्वल टू 0 बोल रहे हैं, ये यहां पर x इक्वल टू 0 है जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, और t इक्वल टू 0 पे बात हो रही है। तो कोई कहे कि फेज इंसिडेंट वेव का इक्वेशन क्या था, AI साइन ऑफ ओमेगा टाइम्स t माइनस एक्स बाई वी। तो t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो साइन 0 विल बी, सॉरी फेज वाला टर्म ये है ना, साइन के अंदर फेज वाला टर्म विल बी 0। t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 वाले पॉइंट पर फेज 0 है इंसिडेंट वेव का, और उसी समय पर उसी पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड वेव का फेज कितना देखते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है, अभी हम बात करते हैं ना, अगर ये नेगेटिव आया, यहां पे प्लस पाई भी होगा, ये पूरा फेज होगा इतना साइन के अंदर, तो ये t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे पाई हो जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव का फेज। कहने का मतलब कि अगर V1 बड़ा है V2 से, तो इसी जगह पर जहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, वहां पर रिफ्लेक्टेड वेव का फेज इंसिडेंट वेव के फेज से पाई डिफरेंट होता है। पाई उसका फेज 0, तो इसका फेज हो गया 0 प्लस पाई, या जो भी इसका जो भी वैल्यू होगा, t का x का जो भी वैल्यू पुट करने पर ये जो आएगा, अब ये तो उतना ही है, उसी टाइम पर देख रहे हैं, उसी जगह पर देख रहे हैं, लेकिन डिफरेंस देखेंगे दोनों के फेज में, तो पाई का फेज डिफरेंस आएगा। इसका मतलब पाई का फेज डिफरेंस हो जाता है कब, जब V1 कम होगा और सॉरी V1 ज्यादा होगा और V2 कम होगा, रेयरर से डेंसर जाते वक्त रिफ्लेक्शन होगा, तो देयर विल बी अ फेज चेंज ऑफ पाई इन द रिफ्लेक्टेड वेव। ट्रांसमिटेड वेव में देखें जरा, तो ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड ये है, ये तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, चाहे कुछ भी V1 V2 में कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो, ये तो 80 तो 0, 80 तो नेगेटिव नहीं होगा कभी। मतलब ट्रांसमिटेड वेव में ऐसा कुछ चक्कर नहीं आएगा, फेज में पाई का अंतर नहीं आएगा। रिफ्लेक्टेड वेव के फेज में पाई का डिफरेंस आ जाता है, मतलब इंसिडेंट से पाई बदल जाएगा, पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। और ये वाली बात भी एक वेव्स का प्रॉपर्टी है, और हर वेव के लिए होता है कि कोई भी वेव जब कभी रेयरर से डेंसर मीडियम की में जाते वक्त रिफ्लेक्ट होती है, मतलब उस बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है, तो उसके फेज में पाई का चेंज आ जाता है। लिख दिया जाए, नीचे करके नोट करके एक बात लिखा जाए इसके नीचे, देखिए, व्हेन वेव इंटरैक्ट्स विद बाउंड्री ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, then its phase changes by pi in the reflected wave। रिफ्लेक्टेड वेव में फेज पाई से चेंज हो जाता है ना। इस बात को
डायग्राम में देखो हम लोग कैसे याद करते हैं, ऐसे बनाते हैं। देखो ये दो मीडियम हो गए, धागे वाले की बात कर रहे हैं, तो ये पतला धागा बना रहे हैं, ये मोटा धागा बना रहे हैं, ये बताने के लिए कि यहाँ म्यू कम है, यहाँ म्यू ज्यादा है, मास पर यूनिट लेंथ। अगर यहाँ म्यू कम है तो इसमें स्पीड v1 जो होगा वेव का स्पीड वो ज्यादा होगा, v2 कम होगा। म्यू नीचे होता है ना, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू, तो म्यू कम तो v ज्यादा। इसमें वेव का स्पीड ज्यादा है, इसमें वेव का स्पीड कम है, इसका मतलब v1 बड़ा है, v2 छोटा है, मतलब वही वाली बात जो अभी कर रहे थे। ऐसे केस में अगर एक इंसिडेंट वेव पल्स ऐसे भेज रहे थे, तो जब ये यहां पहुंचेगी तो क्या फिनोमिनन यहां पर होगा, देखो क्या, इसको यहीं पे बनाते हैं। इंसिडेंट वेव पल्स आई तो यहां पे मीडियम बाउंड्री से इंटरेक्ट करने पर जो वेव रिफ्लेक्ट होगी और जो ट्रांसमिट होगी उनके बारे में हम बनाने जा रहे हैं कि कैसा कैसा होगा। तो रिफ्लेक्टेड वेव को ऐसे बनाते हैं हम, ये कहने के लिए कि उसका फेज पाई से चेंज कर गया। पहले ऐसा था, प्लस ऊपर था तो ये नीचे हो गया, नहीं, पाई का फेज डिफरेंस आ गया। जबकि ट्रांसमिटेड वेव का फेज में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, जैसा इंसिडेंट वेव का फेज था वैसा ही ट्रांसमिटेड वेव का फेज हो गया। जबकि रिफ्लेक्टेड वाली में एक माइनस साइन आ गया, एक तरह से बोले पाई का फेज डिफरेंस माइनस साइन आ गया। तो यहां से लौटने वाली वेव ऐसे होके लौटेगी, जाने वाली वैसे चली जाएगी। अच्छा, दूसरी बात कि अगर इधर डेंसर मीडियम हुआ, इधर रेयरर मीडियम हुआ, यहां डेंसर यहां रेयरर, तो कैसा देखो डायग्राम हुआ, इंसिडेंट वेव आ रही है, ये डेंसर मीडियम है ना, ऐसा कुछ, और इधर रेयरर मीडियम है, ये आई, मीडियम बाउंड्री से इंटरेक्शन हुआ, तो रिफ्लेक्टेड वेव भी ऐसे ही आएगी विदाउट एनी फेज चेंज, और ट्रांसमिटेड वेव भी ऐसे ही जाएगी, ट्रांसमिटेड वाली ऐसे ही जाएगी, रिफ्लेक्टेड वाली मतलब किसी में फेज चेंज नहीं होगा। कब, अगर v2 बड़ा हुआ v1 से, अगर इधर वाली वेव में स्पीड, इधर वाले मीडियम में स्पीड ज्यादा हुआ, v2 बड़ा हुआ v1 से, तो किसी में फेज चेंज नहीं होगा, ये सीधा सीधा लौट आएगी, सीधा सीधा चली जाएगी। फेज चेंज किस में होता है, रिफ्लेक्टेड वेव में, और कब, जब v1 बड़ा होता है v2 से, मतलब रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहे होते हैं तब। तो ये साथ में ये जो नोट अभी लिखे हैं उसके साथ में ऐसा एक डायग्राम भी याद रखने के लिए बना दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, एक टर्म और कभी कभी यूज होता है, फ्री एंड और फिक्स्ड एंड। तो थोड़ा सा उसको समझते हैं कि क्या है फ्री एंड और फिक्स्ड एंड, है ना। होता क्या है कि ये जो फ्री एंड और फिक्स्ड एंड की बात कर रहे थे वो बाउंड्री पर कर रहे होते हैं, कि जो बाउंड्री है वो फ्री एंड के जैसा बिहेव कर रहा है, मीडियम बाउंड्री, या फिक्स्ड एंड के जैसा बिहेव कर रहा है। तो क्या होते हैं ये, जब कभी भी कोई वेव डेंसर से रेयरर मीडियम वाली बाउंड्री पर पहुंचती है, डेंसर मीडियम में चल रही थी और डेंसर से रेयरर जाने वाली बाउंड्री पे पहुंचती है, तो उसको बोलते हैं ये बाउंड्री फ्री एंड के जैसा बिहेव कर रहा है। ये नाम है, इस तरह से इसको कभी कभी लिखा रहेगा तो समझ में आना चाहिए। फिक्स्ड एंड कब बोलते हैं, जब रेयरर से डेंसर जाते हुए बाउंड्री मिले तो बोलते हैं ये बाउंड्री फिक्स्ड एंड के जैसा बिहेव कर रहा है, फ्री एंड फिक्स्ड एंड, है ना। तो इसको देखो ऐसे समझेंगे, जैसे कि ये है कोई धागा, ये जा रही थी, यहां से इसको दीवार है अगर, तो ये डेंसर मीडियम हो गया, नहीं, तो ये कैसा फिक्स्ड एंड, यहां से जोड़ दिया तो फिक्स्ड एंड हो गया, तो इसको बोलते हैं ये फिक्स्ड एंड है। और इसी में ये मान लो ये पल्स है जा रही है, धागे के इधर हम एक ऐसा कोई रॉड ले लें और रॉड में ये रिंग है, तो ये फ्री है, नहीं, जब ये पल्स यहां आएगी तो ये भी उठेगा वापस आएगा, यहां पर ये पॉइंट उठ नहीं सकता, यहां पर दीवार है रोक देगा, तो इसको बोलते हैं ये फ्री एंड है ना। तो जब डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही हो वेव,
तो बोलते हैं ये फ्री एंड है, और रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाए तो वो बाउंड्री फिक्स्ड एंड कहलाता है। और ये जो बना हुआ ये सिंबॉलिक है कि इसको ऐसे बना के समझा जाता है, याद किया जाता है, बस लिख दीजिए कि क्या होता है फ्री एंड फिक्स्ड एंड। लिखिए व्हेन ए वेव रीचेस द बाउंड्री ट्रैवलिंग फ्रॉम rarer to denser medium, then the boundary behaves as fixed end, full stop। और एक बात लिखिए, when a wave reaches the boundary traveling from denser to rarer medium, then the boundary behaves as free end। तो ये नाम है, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए अच्छा, और आगे बात करते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसमें हम लोग पहला केस पढ़ रहे थे अभी तक, जिसमें था कि वेव्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाने वाली वेव्स जब एक जगह पहुंचती हैं तो वहां नया इक्वेशन ऑफ वेव कैसे लिखा जाता है, तो जोड़ देते हैं दोनों को। उसी में सेकेंड केस पढ़ने जा रहे हैं, वेव्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। लिख दीजिए सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो अब इसमें क्या होगा कि एक वेव सामने की तरफ जा रही है और दूसरी वेव लौट रही है। अब ये दोनों जब मिलेंगे तो नया इक्वेशन ऑफ वेव कैसा होगा ये सीखने जा रहे हैं हम लोग। तो पहले कुछ वेव्स लिया जाए दोनों। चलिए, पहला जो वेव है y1 इज इक्वल टू a साइन कुछ ओमेगा t माइनस के एक्स, ऐसा कुछ है मान लेते हैं, ठीक है ना। और यहां पे जाने वाली वेव जरूरी नहीं कि साइन का ही फंक्शन हो, है ना। मान लो हो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 2, तो उसको हम कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते हैं। हो सकता है कॉस का फंक्शन हो, नहीं, या जरूर इसको हम लिख सकते हैं कि एक पहली वाली वेव ऐसी है, दूसरी वाली वेव के लिए एक साइन एक कॉस हो, ये वाला साइन का फंक्शन है, y2 जो है वो कॉस का फंक्शन हो। या ऐसा कर सकते हैं ये भी कॉस का फंक्शन है, y2 भी कॉस का फंक्शन है, मतलब वो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं हम लोग। अभी देखते हैं, पहले हम लोग एक एग्जाम्पल को लेके आगे सॉल्व किया जाए, फिर आगे इसको सीखेंगे कि अगर ये कॉस होता तो क्या होता, नहीं। चलिए, पहला वेव हो गया ये y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। दूसरा जो वेव जो इधर से लौट रहा है उसमें लिख रहे हैं हम लोग a sin ओमेगा t और प्लस के एक्स लिख दे रहे हैं। अब देखो अगेन, जैसे पहले कहते थे ना सेम डायरेक्शन में जाने वाली वेव्स के लिए सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग लिखे थे कि फ्रीक्वेंसी सेम है, ऐसा एग्जांपल लिए थे जिसमें फ्रीक्वेंसी सेम हो। और लॉजिक सिर्फ इतना था कि सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो ऐसा होना चाहिए जो छोटा सा कॉम्पैक्ट आंसर कुछ बने जिसको याद करके आगे यूज कर सके, नहीं क्वेश्चंस में उसको अप्लाई कर सके। तो वही रीजन यहां पर भी है कि हम ऐसा वेव ले रहे हैं। कैसा? ओमेगा सेम ले रहे हैं, मीडियम सेम है, ओमेगा सेम है तो के सेम हो गया, डायरेक्शन अलग है, एक ये तो ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। एम्पलीट्यूड भी सिंप्लिसिटी के लिए हम सेम ले रहे हैं। ऐसा करने से एक बड़ा अच्छा इक्वेशन सामने आ जाता है, अभी देखेंगे आगे चल के एक बड़ा अच्छा सा इक्वेशन आता है जिससे बहुत सारी बातें पता चलती है। तो अगर इफ ऐसे दो वेव्स है, इफ y1 इज इक्वल टू इतना एंड y2 इज इक्वल टू इतना, एंड ऐसी दो वेव्स है और ये दोनों अगर मिले तो देखते हैं क्या होगा। तो नया जो इक्वेशन ऑफ वेव है जब दोनों मिलेंगे तो कैसे लिखेंगे, y विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2, है ना। अच्छा ऐसा लिखिए, पहले यहां तक लिखिए कॉपी में, यहां तक लिखने के बाद नीचे लिखिए यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मीडियम पार्टिकल इज गिवन बाय y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, इन दोनों को जोड़ देना होगा। तो देखो कितना आएगा, तो ये जाएगा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है ना, तो साइन है कॉस भी माइनस कॉस है साइन भी, तो साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स माइनस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, और ये वाला साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स प्लस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स a टाइम्स साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, है ना। इन दोनों को जोड़ने पर ये मिलता है, नहीं। तो y इज इक्वल टू इतना, तो इसको ऐसे लिख रहे हैं y इज इक्वल टू ये हो जाएगा। अच्छा cos के x को इसके साथ लिख रहे हैं 2a cos के x टाइम्स साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख लिए। तो ये जो इक्वेशन बना, किसी भी मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है y, t टाइम पर x पोजीशन वाले मीडियम पार्टिकल के लिए लिखा हुआ है ये y, है ना। तो अच्छा ये जो इक्वेशन है ये हमारा स्टैंडर्ड जो होता था ना ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन, कैसा होता था, a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स या a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स, उस तरह का नहीं है ये।
ये प्रोडक्ट है, देखो ये cos के x इंटू साइन ओमेगा टी। तो हम लोग शुरू में बात किए थे, तो कि इसका मतलब ये ट्रैवलिंग वेव नहीं है। ट्रैवलिंग वेव में x और t लीनियरली रिलेटेड होने चाहिए, तो ये ट्रैवलिंग वेव नहीं हुआ। ट्रैवलिंग वेव नहीं है, इसको कुछ और कहते हैं। अभी बात करते हैं कि क्या कहते हैं, इसका नाम क्या होता है। पहले तो देखो ये जो टर्म है साइन ओमेगा टी, ये टाइम के साथ ऑसिलेट करने वाला टर्म हो गया। नहीं, इस इक्वेशन में ये जो टर्म है वो टाइम के साथ ऑसिलेट कर रहा है। टाइम ऐसे बढ़ता रहेगा धीरे धीरे, ये एंगल चेंज होगा, साइन का फंक्शन है ये, तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जैसे साइन ऑसिलेट करता है वैसे ये हो गया ऑसिलेशन वाला टर्म। ये जो इसका मतलब लिखा हुआ है, ये एम्पलीट्यूड वाला टर्म लिखा हुआ है ना, इतना टाइम्स साइन ओमेगा टी। जैसे SHM होता था a साइन ओमेगा टी, ऐसा कुछ होता था ना, तो ये इंटू साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, तो SHM जैसा इक्वेशन लिखा है ना। लेकिन एक और बात, अलग अलग x के लिए ये एम्पलीट्यूड वाला टर्म अलग अलग रिजल्ट देगा। ऑब्वियसली cos kx लिखा हुआ है, तो x का अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो इसका वैल्यू अलग अलग आएगा। जैसे x इक्वल टू 0 के लिए तो ये 2a हो जाएगा ना, 2a cos 0 इज 1। और जहां पर k इंटू एक्स का वैल्यू π/2 हुआ, वहां पर क्या हो जाएगा, ये चीज 0, मतलब ये एम्पलीट्यूड वाला टर्म ही 0 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अलग अलग x के लिए एम्पलीट्यूड अलग अलग आएगा। कहने का मतलब सारे मीडियम पार्टिकल्स जो हैं अलग अलग पोजीशन पर, वो अलग अलग एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहे हैं विद सेम ओमेगा। सबका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ऑसिलेशन वाला टर्म देखो उतना ही है सबका, साइन ओमेगा टी, टाइम के साथ ऑसिलेशन वाला। एम्पलीट्यूड अलग अलग है कि नहीं। तो ये बड़ी अलग तरह की वेव हो गई है ना। और इस तरह की जो वेव होती है ना, उसका नाम होता है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव क्यों कहते हैं, थोड़ा सा इस पे आते हैं। स्टैंडिंग वेव क्यों कहते हैं, देखो अभी तक होता था ट्रैवलिंग वेव, क्योंकि एनर्जी ट्रैवल कर रही होती थी। वेव मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी था नहीं, एक तरह का, तो जिसमें एनर्जी फ्लो कर रही थी, ट्रैवल कर रही थी। कितने स्पीड से जा रही थी वो भी लिखते थे हम लोग, v, कितने स्पीड से जा रही है। लेकिन यहां पर क्या है, सेम एम्पलीट्यूड और सेम ओमेगा की दो वेव्स हैं, सेम मीडियम में चल रही हैं। तो एनर्जी पावर ट्रांसमिटेड का जो फॉर्मूला था वो था हाफ ऑफ a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी। ए भी सेम, ओमेगा भी सेम, म्यू वी भी सेम, क्योंकि सेम मीडियम है। तो जिस रेट से इधर एनर्जी फ्लो करके जा रही है, उसी रेट से इधर भी एनर्जी फ्लो करके जा रही है। तो कोई सेगमेंट ले ले, तो इस राइट साइड में जिस रेट से एनर्जी फ्लो करके आगे बढ़ रही है, लेफ्ट साइड में उतने ही रेट से एनर्जी फ्लो करके जा रही है। नेट फ्लो ऑफ एनर्जी इज 0। ट्रैवलिंग वेव में होता था देयर इज ए नेट फ्लो ऑफ एनर्जी, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो कर रही होती थी, किस रेट से फ्लो कर रही थी वो भी लिखते थे ना कि नेट फ्लो ऑफ एनर्जी है कुछ। जबकि यहां पर नेट फ्लो ऑफ एनर्जी तो 0 है, जितना एनर्जी इधर जा रहा है उतना एनर्जी इधर, फ्लो 0 है। अच्छा, कोई कहेगी क्या इसका मतलब ये हुआ कि इस धागे के कोई सेगमेंट ले लें तो उसमें एनर्जी 0 है? नहीं, एनर्जी 0 नहीं है। ये वेव जा रही है तो वो एनर्जी फ्लो कर रहा है इसमें से, ये भी एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, जुड़ेगा तो यहां पे तो कुछ एनर्जी होगा ही इतने में। नहीं, फ्लो ऑफ एनर्जी 0 है, नेट फ्लो नहीं कर रहा है, रुका हुआ है एनर्जी, ऐसे बोल सकते हैं। इधर जितना एनर्जी फ्लो कर रहा है उसी रेट से इधर फ्लो कर रहा है। तो कोई बोले कि राइट साइड में नेट एनर्जी फ्लो हो रहा है क्या? नहीं। लेफ्ट में हो रहा है क्या? नहीं। रुका हुआ एनर्जी इसलिए कहते हैं, इसको कहते हैं कि इसीलिए इसका नाम रख दिया स्टैंडिंग, रुका हुआ वेव। बाकी ऐसा नहीं कि एनर्जी 0, एनर्जी तो है ही है। ये भी एनर्जी लेके आया हुआ है, यहां से यहां तक फैला हुआ है, इस वेव की वजह से भी यहां से यहां तक कुछ एनर्जी है, तो देयर इज ए नेट एनर्जी। चलिए, अच्छा, तो ये बात हुई, तो इसका नाम है स्टैंडिंग वेव। ठीक है, चले यहां तक इक्वेशन लिखिए पहले, फिर और इसमें बात किया जाएगा, है ना। यहां तक इक्वेशन लिखने के बाद नोट करके पॉइंट्स लिख रहे हैं इस तरह की वेव के बारे में। पहला लिखा जाए The above equation, इसको ऐसे बना लीजिएगा, ये चीज, The above equation represents a standing wave। फुल स्टॉप करके और इसी लाइन में लिखिए, There is no net flow of energy in any direction, that is why it is called a standing wave, है ना। चलिए, सर एक बात हुई। नेक्स्ट बात, अब देखिए ये वाली बात कि हर पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा होगा उसका फ्रीक्वेंसी सेम होगा, एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा, है ना। आगे लिखा जाए,
ऑल द मीडियम पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग विथ सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड। 2 पॉइंट्स हो गए नोट के। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में लिखा जाए कि एम्पलीट्यूड किसका कितना है ना, ये एम्पलीट्यूड वाला टर्म लिखा जाए। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए मीडियम पार्टिकल एट पोजीशन x इज 2a cos kx, ये चीज 2a cos kx है ना, इतना एम्पलीट्यूड है ना, फुल स्टॉप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। और एक बात देखिए, अच्छा अगर एम्पलीट्यूड ऐसा है तो इसका मतलब कि मान लीजिए धागे वाली बात हो रही है, 2 वेव्स ऐसे जाके मिलती हैं, तो धागे में कुछ ऐसे पोजीशंस हैं, x हैं, ऐसे पोजीशंस जिनके लिए ये चीज 0 हो जाएगा, है ना, कुछ ऐसे वैल्यूज ऑफ x होंगे जिनके लिए cos kx 0 हो जाए, मतलब कि एम्पलीट्यूड वाला टर्म 0 हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पार्टिकल्स 0 एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन कर रहे हैं, एक तरह से ऑसिलेट ही नहीं कर रहे, रुके हुए। 0 एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन मतलब ऊपर नीचे जा ही नहीं रहे, रुके हुए। तो ऐसे पोजीशंस को कहते हैं कि दीज आर पर नोड्स, इनको नोड्स कहते हैं, NODE है ना। तो नोड्स क्या होते हैं पहले लिख दिया जाए, लिखा जाए। इन दिस केस there are some positions where medium particles have amplitude 0, ब्रैकेट में लिखिए, that is they are not oscillating at all, that is they are not oscillating at all, full bracket closed है ना, full stop करके आगे लिखिए, these positions are called nodes, है ना, इनको नोड्स कहते हैं। नोड्स कहां कहां होंगे वो भी पता करके देख लेते हैं, वो कौन सी वैल्यूज ऑफ x हैं जहां पे मीडियम पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड ही 0 हो जाए, ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड, है ना, देखते हैं। तो 2a cos kx को 0 पुट करके देख लेते हैं, x का कौन कौन सा वैल्यू आ रहा है ना। तो यहां करके लिखिएगा, फॉर द पोजीशंस ऑफ नोड 2a cos kx इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब cos kx इज इक्वल टू 0, इसका मतलब kx इज इक्वल टू cos kx 0 के लिए कितना होना चाहिए, ऑड π/2, ऑड π/2 नहीं, π/2 हुआ, फिर 3π/2 एंड 5π/2 एंड सो ऑन। तो यहां से k को लिख देते हैं 2π/λ, x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2, तो पाई कैंसिल कर लेते हैं, x इज इक्वल टू n + ½ λ/, ये 2 को नीचे λ/2 ऐसे लिखें, ऐसे लिख देते हैं, 2n + 1 λ/4 है ना। तो ये जो पोजीशंस हैं x की, इन पर नोड्स होंगे, मतलब ऐसे पॉइंट्स होंगे ये जहां पर मीडियम पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन 0 ही हो जा रहा है, एम्पलीट्यूड ही 0 है, मतलब वो हमेशा रेस्ट पे रहेंगे। चले एक बात हुई, अभी इनको डायग्राम में ड्रॉ करके देखा जाएगा, रुक जाइए, ये पॉइंट यहां पर जाके फिनिश किया जाए, है ना। n की अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा, अब जैसे n का वैल्यू 0 होगा तो n पर लिख दें 0 1 2 एंड सो ऑन, तो 0 होगा तो आएगा λ/4, फिर होगा 3 λ/4, फिर होगा 5 λ/4 एंड सो ऑन। इन वैल्यू इन पोजीशंस पर नोड होगा। चलिए और आगे देखते हैं। उसी तरह से ऐसी भी x की कुछ वैल्यूज होंगी जिनके लिए एम्पलीट्यूड जो ये वाला जो टर्म है वो सबसे ज्यादा हो, बाकियों से सबसे ज्यादा, मतलब ये चीज 1 हो जाए, है ना, ये चीज प्लस और -1 बोले, ये -1 भी होगा तो भी तो 2a ही एम्पलीट्यूड कहलाएगा ना। तो हम कह रहे हैं ये चीज प्लस और -1 होगा जिस केस में, तो उस केस में क्या होगा, ये वैल्यू खूब ज्यादा हो जाएगी, ये एम्पलीट्यूड वाला टर्म 2a हो जाएगा, बाकियों से ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे पोजीशंस को कहते हैं दीज आर कॉल्ड एंटी नोड्स। ये नोड्स ऐसे होते थे जिनका एम्पलीट्यूड सबसे कम हो, मतलब जो ऑसिलेट ही ना कर पाए, 0 हो जाए एम्पलीट्यूड, और एंटी नोड्स वो पोजीशन है जिनका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा हो, है ना। तो लिखा जाए नेक्स्ट पॉइंट में, देयर आर सम पोजीशंस
where amplitude of oscillation is 2a. These positions are called antinodes. तो positions of antinode कौन कौन से हैं एक बार यहां लिखते हैं हम लोग। एंटीनोड्स कहां पे हैं? तो 2a cos kx इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 कहां पे हो रहा है ना? सॉरी, cos kx इक्वल टू प्लस और माइनस 1 ना, 2a नहीं, ये तो 2a होना चाहिए। चलो, cos kx इक्वल टू प्लस और माइनस 1 कहां पर हो रहा है? तो cos kx इज इक्वल टू इतना, तो x इज इक्वल टू कितना? n पाई, है ना, 0 पाई या 1 पाई या 2 पाई एंड सो ऑन। तो 2 पाई बाय लैम्डा लिख दिया जाए, n पाई, तो यहां से पाई कैंसिल, x इक्वल टू n लैम्डा बाई 2, n इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। तो मतलब लैम्डा बाई 2 फिर लैम्डा फिर 3 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। ये जो पोजीशंस हैं यहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन 2a हो जाएगा, मतलब बाकियों से सबसे ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? तो होता क्या है कि दो नोड्स के बीच का जो मीडियम होगा, जैसे धागे की बात करें, है ना, इस धागे में मान लो यहां पर x इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 उसमें आया होगा ना, n लैम्डा बाई 2, x इक्वल टू 0 पे एंटी नोड था, मतलब ये वाला मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होगा 2a एम्पलीट्यूड के साथ, ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा। जो x इक्वल टू फिर आएगा लैम्डा बाई 4, यहां पर मान लेते हैं x इक्वल टू लैम्डा बाई 4 है, तो यहां वाला पार्टिकल 0 एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा होगा, मतलब यहां पर नोड है, यहां पर एंटी नोड है। अगला एंटी नोड आया था x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पर, मतलब यहां पर लैम्डा बाई 2 पर एंटी नोड हुआ, मतलब ये वाला पार्टिकल भी 2a एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा होगा। फिर 3 लैम्डा बाई 4 वाला पॉइंट नोड वाला पॉइंट है यहां से, मतलब वो वाला पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर पा रहा होगा, है कि नहीं? अच्छा, x इक्वल टू 0 के लिए ये चीज आया, एम्पलीट्यूड आया 2a। अब 0 से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जब x इक्वल टू लैम्डा बाई 4 पे आएंगे तो एम्पलीट्यूड होगा 0, और cos का फंक्शन घट रहा होगा, तो यहां से यहां थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एम्पलीट्यूड थोड़ा इससे कम होगा, मान लो इतना हुआ, यहीं तक ऑसिलेशन हो रहा है। इसके आगे आए तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड और कम हुआ, इतना ही ऑसिलेशन हो रहा है, फिर और कम एम्पलीट्यूड हुआ, और फिर फाइनली यहाँ वाला 0 एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं? फिर इसी तरह से इधर जाएंगे तो फिर बढ़ेगा बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, फिर घटेगा घटेगा, एम्पलीट्यूड इतना होगा, है कि नहीं? तो मीडियम पार्टिकल्स ऐसे ऑसिलेट कर रहे होंगे, ये वाला मीडियम पार्टिकल 2 एम्पलीट्यूड के साथ कर रहा है, फिर थोड़ा कम एम्पलीट्यूड, फिर थोड़ा कम एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन, फिर कम, इस वाले पार्टिकल का 0 एम्पलीट्यूड है, फिर आगे इस वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन थोड़ा ज्यादा, इसका और ज्यादा, एंड सो ऑन, ना, है कि नहीं? तो ये देखने में कैसा दिखता है, ये देखो ऐसा दिख रहा होता है जैसे कि अच्छा, ये सारे सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करें ना। एक समय एक चीज ऐसे बताएं, जैसे कि मान लो जिस समय t इक्वल टू 0 की अगर बात करें तो सारे मीडियम पार्टिकल कहां पे होंगे? देखो t इक्वल टू 0 पर, तो यही चीज 0 हो जाएगा, तो ये चीज 0 हो गया, मतलब y इक्वल टू 0 हो गया, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। हर x के लिए हर मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया एट t इक्वल टू 0, है ना? तो सब ऐसे होंगे, सबका डिस्प्लेसमेंट 0, कोई अपने आगे पीछे नहीं होगा, सब मीन पोजीशन पे होंगे। फिर जिस समय साइन ओमेगा टी 1 हो रहा होगा, ये वाला टर्म तो एम्पलीट्यूड है हर मीडियम पार्टिकल का, a टाइम्स साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, जिस समय साइन ओमेगा टी 1 होगा तो सारे मीडियम पार्टिकल अपने अपने एम्पलीट्यूड पे होंगे, मतलब एक ये यहां होगा, तो ये यहां होगा, तो ये यहां होगा, एंड सो ऑन, है कि नहीं? ये वैसा ही है जैसा कि एक मान लो कोई रबर बैंड ऐसे ले लिया जाए, है ना, ऐसे स्ट्रेच कर लें, बीच में से उसको प्लग करके ऐसे पकड़े हुए हैं, तो कैसा दिखता है? वो जो धागा है, उस जो बैंड है, वो ऐसे ऐसे जाता है एक समय में, फिर ऐसे जाता है, मीन से क्रॉस करके नीचे जाता है, फिर ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा होता है, ऐसा हो रहा होता है ना, वैसे कुछ दिखेगा। ये सारे एक साथ अपने एम्पलीट्यूड पे गए, सारे एक साथ अपने मीन पे आए, फिर सारे एक साथ नेगेटिव एक्सट्रीम पे गए, फिर मीन पे, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, मीन पे, ऐसे चल रहा होता है, पूरा ऑसिलेशन धागा ऐसे कर रहा होता है। तो
देखा जाए तो ऐसा कुछ शेप नहीं, बड़ी तेजी से ऑसिलेशन सारे कर रहे होते हैं मीडियम पार्टिकल्स, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, है कि नहीं। ऑल्सो जैसे पहले बात हो रही थी ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस जनरली इन वेव्स का बहुत ज्यादा होता है। 100 हर्ट्ज, जैसे क्वेश्चन में तो रेगुलरली मिलता है 100 हर्ट्ज का वेव था, लेकिन 100 हर्ट्ज सोचे तो कितना ज्यादा होता है, एक सेकंड में 100 ऑसिलेशन, तो एक सेकंड में 100 बार ये ऊपर नीचे ऑसिलेट कर देगा, तो एक जगह कहीं दिखेगा ही नहीं। इसका मतलब जब ये ऐसे हो रहा होगा, एक सेकंड में अगर 100 बार ऊपर नीचे कर दे तो कहीं एक जगह थोड़ी दिखेगा। तो देखने में कैसा दिखेगा ये, अगर देखोगे इसको प्रैक्टिकली तो ये यहां पर एक ब्लर सा दिखाई देता है, बस बीच में ब्लर सा दिखाई देता है। अच्छा एक बात और सोचो, हर मीडियम पार्टिकल मीन पोजीशन से क्रॉस करते समय तो उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा ना, ऑसिलेशन कर रहा है, मीन से खूब तेजी से क्रॉस करेगा। हाँ, एक्सट्रीम पे जाके रेस्ट पे आता है और वहां से लौटता है हर मीडियम पार्टिकल। तो ये जो ब्लर दिखेगा, ये कैसा दिखेगा आपको, यहां थोड़ा डार्क दिखाई देगा एक्सट्रीम पे, क्योंकि एक्सट्रीम पे रुक रहे हैं वो सब जाके, तो वहां ज्यादा पॉसिबिलिटी कि आपको थोड़ा सा दिखाई दे जाएगा। बीच में से तो एकदम तेजी से निकल रहे होंगे, तो यहां हल्का दिखाई देगा, यहां डार्क बाउंड्री सा दिखाई देता है। तो इसीलिए इसका सिंबल बना लिया गया कि जब स्टैंडिंग वेव हम लोग दिखाते हैं ना, कोई मान लो यहां से यहां तक का धागा है, स्टैंडिंग वेव ऐसे दिखा देते हैं, ये सिंबल है स्टैंडिंग वेव का। क्योंकि ये कहने का सेंस बस इतना है कि जब इसको देखा जाएगा प्रैक्टिकली तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये डार्क बाउंड्री सा दिखाई देगा, बीच में लाइट दिखाई देगा, क्योंकि ऐसे ऐसे ऑसिलेशन हो रहे हैं बड़ी तेजी से। तो दो नोड्स के बीच का, एक नोड से दूसरे नोड के बीच का ये जो पार्ट ऑफ स्ट्रिंग है, इसको बुलाते हैं लोब, LOBE। ये एक लोब है, इसमें 3 लोब मैंने बनाए हुए हैं, है ना, 1 2 3। एक लोब कहलाता है दो नोड्स के बीच का पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, है ना। चलिए ये तो एक बात हुई, एक लिखा जाए, लिखिए जरा, द पार्ट ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन, या द पार्ट ऑफ मीडियम बिटवीन 2 नोड्स इज कॉल्ड ए लोब, LOBE। एक बात हुई। नेक्स्ट पॉइंट लिखा जाए, ऑल द मीडियम पार्टिकल्स इनसाइड वन लोब ऑसिलेट इन सेम फेज। ऑल द मीडियम पार्टिकल्स इनसाइड वन लोब, एक ही लोब के अंदर जितने मीडियम पार्टिकल्स हैं वो सेम फेज में ऑसिलेशन करते हैं। ये सब ऑलरेडी, ये सब अभी जैसे बात हो रही थी, एक साथ यहां पहुंचेंगे अपने अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, फिर एक साथ मीन पे आएंगे, एक साथ नेगेटिव एक्सट्रीम पे आएंगे। तो इनका ऑसिलेशन का फेज सारे पार्टिकल्स के लिए सेम है, एक साथ एम्पलीट्यूड पे जाते हैं +a पे, एक साथ -a पे जाते हैं, सब एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, तो सेम फेज में ऑसिलेशन कर रहे होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि बगल वाले मीडियम पार्टिकल्स होते हैं, है ना, वो ऑपोजिट, बगल बगल वाले लोब्स के मीडियम पार्टिकल्स ऑपोजिट फेज में ऑसिलेट कर रहे होते हैं। देखो कैसे, क्या बोल रहे हो। अच्छा एक बात सुनो, जिस समय ये पार्टिकल्स अपने अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंचे हैं, धागा उस समय ऐसा है, उस समय का अगर फोटोग्राफ खींचा जाए तो धागा, ये सब अपने अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम, तो धागा ऐसा होगा, और इसके आगे कैसा होगा, क्या ऐसा होगा क्या, नहीं ना, इसके आगे धागे का शेप कुछ ऐसा होगा। ये सब जो मीडियम पार्टिकल्स हैं वो अपने अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे होंगे उस समय। तो बगल वाली लोब्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ये एक लोब है यहां से यहां तक, और फिर यहां से यहां तक अगला लोब, तो बगल वाले लोब के मीडियम पार्टिकल्स में पाई का फेज डिफरेंस होता है। देखो ये अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, तो ये अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, तो पॉजिटिव एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम पाई का फेज डिफरेंस होता है, इसको ऑपोजिट फेज भी बोलते हैं। तो ये ऑपोजिट फेज में होते हैं, जब ये यहां पहुंचेगा तो ये यहां पहुंचेगा, है कि नहीं। तो एक और बात लिख दिया इसी पॉइंट में, मीडियम पार्टिकल्स इन एडजेसेंट लोब्स आर ऑलवेज इन ऑपोजिट फेज। एडजेसेंट लोब्स के मीडियम पार्टिकल्स हमेशा ऑपोजिट फेज में होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग ये बात किए स्टैंडिंग वेव क्या होती है, कैसा इक्वेशन दिखता है, और फेज वाली बात किए, और एम्पलीट्यूड कैसे कैसे वैरी कर रहा होता है, और बात किए कि नोड्स क्या होते हैं, एंटी नोड्स क्या होते हैं, लोब किसको कहते हैं, है ना, ये सब बात कर रहे थे हम लोग। चलिए और आगे डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब ऐसा करते हैं ना, हम कोई इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव लिखते हैं
और अलग अलग समय पे उसका जो स्नैपशॉट है वो प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, है ना, उसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। स्नैपशॉट वाला कौन सा ग्राफ होता था, y वर्सेस x, टाइम फिक्स करके y वर्सेस x ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि धागा कैसा कैसा दिखेगा अलग अलग समय पे। ये सब डिस्कशन जो कर रहे थे वो अभी दिखाई देगा। चलो इसको हटाते हैं। चलिए अच्छा, तो y इज इक्वल टू मान लीजिए 2a cos kx sin ओमेगा t। अच्छा, जरूरी कि ऐसा ही स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन मिले? नहीं, ये तो तब मिला जब मैंने दोनों वेव्स ली थी। कैसी? a sin ओमेगा t माइनस के एक्स पहला था और दूसरा a sin ओमेगा t प्लस के एक्स, तो ऐसा आंसर मिला, है कि नहीं? ये जो कंपोनेंट वेव्स हैं जिनको जोड़ा गया है उनका एम्पलीट्यूड अगर a था, तो जो वेव स्टैंडिंग वेव बनी है उसमें एंटी नोड का एम्पलीट्यूड देखो यहां पर 2a आ रहा है। ये भी थोड़ा सा याद रखते हैं। चलो वापस आते हैं। हम कहते हैं जरूरी नहीं कि इस फॉर्म का इक्वेशन मिले, ये हो सकता है कि पहली वेव हो a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 2, ऐसे भी तो हो सकती है। और दूसरी हो जाए, हम लिख दे रहे हैं, मान लो ऐसा हो, कुछ एग्जांपल्स हम बोल रहे हैं, है ना। मान लो y1 ऐसा हो, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, चलो प्लस पाई कर दे रहे हैं। दूसरी हो गई a sin ओमेगा t प्लस के एक्स, मान लो ऐसा हो, तो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन क्या मिलेगी? दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा देखो, तो ये तो हो गया माइनस ऑफ a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, और ये हो गया प्लस ऑफ a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। जोड़ेंगे तो क्या आएगा? sin a cos b वाला टर्म कटेगा, cos a sin b, मतलब y विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2, जब जोड़ेंगे तो आएगा 2a cos ओमेगा t sin के x मिलेगा। मतलब कि एम्पलीट्यूड अब हो गया 2a sin के x और ऑसिलेशन वाला हो गया cos ओमेगा t। ये भी हो सकता है स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन, जरूरी नहीं कि यही हो। यहाँ पर 2a cos के x sin ओमेगा t, यहाँ से 2a sin के x cos ओमेगा t मिल सकता है। या कभी कोई कहे नहीं, y1 हो गया a cos ओमेगा t माइनस के x और y2 है a cos ओमेगा t प्लस के x, है ना। तो ये cos a cos b वाला टर्म बचेगा, y विल बी y1 प्लस y2, कितना? 2a cos ओमेगा t cos के x, या cos के x पहले लिख दें, cos ओमेगा t। तो ये एम्पलीट्यूड हुआ, ये फ्रीक्वेंसी वाला हो गया, मतलब ये ऑसिलेशन वाला हो। कहने का मतलब कि यहाँ पे जरूरी नहीं कि यही इक्वेशन हो, यहाँ cos हो सकता है, cos और यहाँ sin, या यहाँ cos यहाँ cos, या यहाँ sin यहाँ sin, या यहाँ sin यहाँ cos। ये चारों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ना हम लोग, अलग अलग y1 y2 लेके। तो पहले तो ये बात हुई। चलिए अब कोई इक्वेशन लेते हैं, उसको प्लॉट करके देखते हैं, स्नैपशॉट बना के देखते हैं, है ना। चलिए मान लीजिए कि ऐसा है, y इज इक्वल टू 2a, हम यहां पर साइन के x लेने जा रहे हैं, साइन के x और लेट अस से cos ओमेगा t, मान लीजिए ये इक्वेशन है, ठीक है। और टाइम हम लोग अलग अलग, t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 पे प्लॉट करेंगे, फिर पाई बाई 4 ओमेगा पे प्लॉट करेंगे, पाई बाई 2 ओमेगा पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। फिर 2 पाई मतलब 3 पाई बाई 4 ओमेगा पे प्लॉट करेंगे एंड सो ऑन, है ना। चलिए इस अलग अलग समय पे हम धागा उस समय कैसा दिख रहा होगा, मतलब उसका स्नैपशॉट कैसा होगा, वो ड्रॉ करने जा रहे हैं। y वर्सेस x ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, y और इधर x। चलिए पहले t इक्वल टू 0 पे देखते हैं। तो t इक्वल टू 0 पे cos ओमेगा t वाला टर्म 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन बना 2a sin के x, 2a sin के x मतलब ऐसा इक्वेशन
साइन का हो गया ग्राफ और ये 2a, तो -2a लिख दें। t इक्वल टू 0 पर ग्राफ ऐसा दिख रहा होगा, ये धागा ऐसा दिख रहा होगा, एंड सो ऑन, ये आगे भी होगा, है कि नहीं। t इक्वल टू 0 पे जब स्टैंडिंग वेव था, इसमें फोटो खींचे तो धागा ऐसा दिखा। फिर नेक्स्ट t इक्वल टू इतने पे π/4 ओमेगा, ये ओमेगा t है ना, तो π/4 ओमेगा पुट करेंगे तो ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये cos ऑफ π/4 हो जाएगा। तो cos π/4 इज 1/√2, है ना, तो 1/√2 टाइम्स ये चीज है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू कितना हो गया 1/√2 इंटू 2, मतलब √2a sin kx। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, तो ये भी sin kx है, साइन का ग्राफ बनेगा, लेकिन एम्पलीट्यूड अब इसका कितना हो गया 1/√2, मतलब इससे थोड़ा कम, मतलब कि कुछ ऐसा ग्राफ यहां से क्रॉस दोनों कर रहा हूं। चलिए, तो t इक्वल टू 0 पर ऐसा था, फिर t इक्वल टू दूसरा वाला जो भी है π/4 ओमेगा पे ऐसा बना एक समय पे। फिर और आगे देखते हैं क्या होगा, t इक्वल टू π/2 ओमेगा, यहां पुट कर दें तो cos π/2 0 हो गया, तो धागा ऐसा हो जाएगा, ऐसा दिखेगा उस समय, है ना। ये धागा देखो अलग अलग समय पे कैसा दिख रहा है, एक समय पे ऐसा दिखा, फिर जैसे जैसे टाइम बीत रहा है एक समय पे ऐसा दिखा, फिर एक समय पे ऐसा दिखा, और अगला टाइम होगा तो फिर अब नीचे से ऐसा दिखेगा, है ना। कौन सा, ये वाला टाइम 3π/4 ओमेगा, तो ये चीज कितना आएगा cos ऑफ 3π/4, मतलब कितना 1/-1/√2, तो ये जाएगा -√2a sin, मतलब कि ऐसा ऐसा ग्राफ, है कि नहीं। फिर और आगे का कोई टाइम लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, मान लीजिए π/ओमेगा, t इक्वल टू π/ओमेगा, π/ओमेगा पे cos π -1 हो जाएगा, तो -2a sin kx हो जाएगा, मतलब कि ऐसा ग्राफ, है ना। तो ये देखो धागा कैसा, t इक्वल टू 0 पे ऐसा था, फिर थोड़ा फ्लैट हुआ धीरे धीरे, एक समय में आया कि ऐसा हो गया, किस टाइम पर, t इक्वल टू π/2 ओमेगा पर ये ऐसा हो गया, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर वापस आएगा सीधा होगा, फिर ऐसा, तो ये ऐसा ऑसिलेट कर रहा होगा एक लोब के अंदर। और उसी समय दूसरा वाला, जैसे जिस समय ये ऐसा था तो दूसरा वाला ऐसा था, मतलब ये ऊपर ये नीचे, पाई का फेज डिफरेंस है ना, ये आगे तो ये पीछे, पाई का फेज डिफरेंस से ये ऑसिलेट कर रहा होगा। इसमें सारे पहले यहां से शुरू किए, पहले ऐसे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, ऐसे ऑसिलेशन हो रहा होगा, है कि नहीं। तो स्टैंडिंग वेव में स्ट्रिंग का ऑसिलेशन कैसा दिखता है हम लोग वो प्लॉट करके देख रहे थे, है ना। चलिए, अच्छा, और जैसे कि ग्राफ वही है कि इसमें यहाँ cos kx अगर होता तो कैसा दिखता, तो बस और कुछ नहीं, यहाँ पे साइन का फंक्शन था, ये cos का फंक्शन बनता, ऐसा बनाते हम, नहीं यहां से आता है ऐसे, एंड सो ऑन। इस पे हम लोग स्टैंडिंग वेव पे और क्वेश्चंस भी करने हैं और बातें डिस्कस करनी है, नेक्स्ट क्लास में इसको किया जाएगा। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं।